प्रेमा भाग 8। कुछ और बातचीत। पूर्णा ने कान पकड़े कि अब मंदिर कभी न जाऊंगी। ऐसे मंदिरों पर दई का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वह सारे घर ही पर बैठी रहती। समय काटना पहाड़ हो जाता। न किसी का यहाँ आना न जाना, न किसी से भेंट न मुलाकात, न कोई काम न धंधा। दिन कैसे कटे। पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या। दो चार किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी की संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ देखने को अब जी नहीं चाहता था। कोई ऐसा न था जो बाजार से लाती, मगर वह किताबों का मोल क्या जाने। एक बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर में मंगवाए, मगर फिर कुछ समझकर चुप हो रही। बेल बूटे बनाना उसको आते ही न थे कि उससे जी बहलाए हाँ सीना आता था, मगर सिए किसके कपड़े। नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वह हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी पंडाइन और चौबाइन अपने चेले चापड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थीं। मगर जब कभी वह कहती कि बाबू अमृतराय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और न कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वह समझे कि मेरा आना इसको बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृतराय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वह अभी तक यही समझती थी कि अमृतराय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वह उनके आने का एक एक दिन गिना करती और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभागमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियां और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव सिंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृतराय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह दमकने लगता। उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब रहते उसे अपना घर भरा मालूम होता। वह इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिसमें वह प्रसन्न होकर घर को जावें। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वह खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात न कहते जिससे पूर्णा दुखित हो। जब उनके चलने का समय आता तो वह कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे तार जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर तक इधर उधर बौखलाए हुई घूमती। जो बातें हुई होती उनको मन में दोहराती। यह समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंख के खुलते ही बिलाया जाता है। इसी तरह कई मास और बीत गए और आखिर जो बात अमृतराय के मन में थी वह पूरी हो गई, अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बोरे मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर यह रोग पाल रहा है। तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषधि क्या है। जब तू यह जानता है तो फिर क्यों, किस आशा पर यह स्नेह बढ़ा रहा है। और बाबू साहब, तुमको क्या कहना मंजूर है। तुम क्या करने पर आए हो। तुम्हारे जी में क्या है। क्या तुम नहीं जानते कि यह अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए न बुझेगी। मुझसे ऐसा कौन सा गुण है। कहाँ की बड़ी सुंदरी हूँ जो तुम प्रेमा, प्यारी प्रेमा तो त्यागे देते हो। वह बार बार मुझको बुलाती है। तुम ही बताओ कौन मुंह लेकर उसके पास जाऊं, और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे। इसे बुझाएगा कौन। बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृतराय का ख्याल न आने पावे, मगर कुछ बस न चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन यूं मिला कि बाबू अमृतराय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वह उनकी राह देखती रही, मगर जब वह अब भी न आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आध घंटे तक कान लगाए खड़ी रही, फिर भीतर आई और मन मारकर बैठ गई।
चित्त की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। महरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा। नहीं मालूम क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वह आज 2-3 नौकरों को साथ लेकर बाजार गए हुए हैं। अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टांगों तक धोती बांधे सिर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है। 1000 का सुदा होए तो 2000 का सुदा होए तो हम ही ले आवत रहें। आज खुद आप गए हैं। भला इतने बड़े आदमी का उस चाहत रहा। बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है। अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जुन न हो जाए तो अचरज नहीं। बिल्लो बूढ़े कहर केसर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब से वह आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल होकर कभी भीतर जाती कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही न आता। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते ही आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिया, कुर्सी रख दी और चौखट पर सिर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राया, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा लजाते हुए, हाँ आप ही के यहाँ तो गई है। अमृत राया, मेरे यहाँ कब गई? क्यों कुछ जरूरत थी? पूर्णा, आपके आने में विलंब हुआ तो मैंने शायद जी न अच्छा हो उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राया, प्यार से देखकर बीमारी चाहे कैसी ही हो वह मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। जरा बाजार चला गया था, वहाँ देर हो गई। यह कहकर उन्होंने एक दफे जोर से पुकारा, सुख अंदर आओ, और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था और दूसरे के हाथ में तह किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया गया। बाबू साहब बोले, पूर्णा, मुझे पूरी आशा है कि तुम 2-4 मामूली चीजें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। हंसकर, यह देर में आने का जुर्माना है। पूर्णा अचंभे में आ गई। यह क्या? यह तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं और इनको खरीदने के लिए आप ही बाजार गए थे। अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वह मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वह तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा, इसमें संदेह नहीं कि इन चीजों की पूर्णा को बहुत जरूरत थी। पंडित जी की मोल ली हुई साड़ियाँ अब तक लंगे तंगे चली थी, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ से मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियाँ मांग लूंगी। उसे यह क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वह स्त्रियों की स्वाभाविक अत्यभिलाषा से इन चीजों को देखने लगी, मगर फिर यह चेत कर कि मेरा इस तरह चीजों पर गिरना उचित नहीं है, वह अलग हट गई और बोली, बाबू साहब, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर यह भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के? मेरे लिए मोटी झोरी साड़ियाँ चाहिए। मैं इन्हें पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा? अमृत राया, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीजों को देखा तो बोली, क्या इनके लिए आप बाजार गए थे? बूढ़ा कहार रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृत राया दबी जबान से, वह सब कहार मेरे नौकर हैं, मेरे लिए बाजार से चीजें लाते हैं, तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूँ। बिल्लो यह सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात न कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूँ। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक न बैठ सके और 8 बजते बजते वह अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थीं और जो चीज थी सुंदर और उत्तम थी। आईना,
कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाव, 1 रुपहला पानदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबों, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें बड़ी उत्तम रीति से सजाकर धरी हुई थी। कपड़ों का बेठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, शरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेल बूटे बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख फूली न समाती थी। बोली, बहू, यह सब चीजें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी रानी। पूर्णा गिरी हुई आवाज में कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं यह चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी। चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेगी। बिल्लो, ताने क्या देंगी, कोई दिलगी है, इसमें उनके बाप का क्या जारा, कोई उनसे मांगने जाता है। पूर्णा ने महरी को आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो है जो अभी 2 घंटे पहले चौआइन और पदाइन से सम्मति करती थी और मुझे बार बार पहनने उड़ने से बरजा करती थी। यकायक यह क्या काया पलट हो गई? बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो, मैं यह थोड़ा ही कहती हूँ कि हरदम यह चीजें पहना करो। जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा लजाकर, यह सिंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा? तुम्हें याद है एक बार प्रेमा ने मेरे बाल गूंथ दिए थे। तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वह मेरी तरफ ऐसा ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से वह जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़ धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल न होगी। बिल्लो, बहू, उनकी मर्जी ऐसी ही है तो क्या करोगी? इन्हीं चीजों के लिए कल वह बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मगर इन्हें आप जाकर लाए। तुम इनको ना पहनोगी तो वह अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा आंखों में आंसू भरकर, बिल्लो, बाबू अमृतराय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वह मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूँ, तुमसे कहते लज्जा आती है। वह अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। न जाने ईश्वर को क्या करना मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब न दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेट रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वह किताबें पढ़ना शुरू की जो बाबू साहब लाए थे। जो जो वह पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरी ही दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो इतवार का दिन आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा अनजान बनकर फिर, बिल्लो, आज तुमको जरूर गहने पहनने पड़ेंगे। पूर्णा दबी आवाज से, आज तो मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। बिल्लो, नौज, तुम्हारे बैरी का सर दर्द करे, इस बहाने से पीछा न छूटेगा। पूर्णा, और जो किसी ने मुझे ताना दिया तो तू जानना। बिल्लो, ताना कौन रांध देगी। सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव सिंगार करना शुरू किया। महीनों से सिर न मला गया था, आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूंथे गए और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए, तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े न पहने थे और न कभी ऐसी सुघर मालूम हुई थी। वह अपने मुखारविंद को आप देख देख कुछ प्रसन्न भी होती थी, कुछ लजाती भी थी और कुछ सोच भी करती थी। सांझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई। जिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वह चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृतराय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृतराय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशलानंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा न थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी न दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों हरी,
आज तुम्हारी सरकार कहाँ है? बिल्लो मुस्कराकर, घर ही में तो है। अमृतराया, तो आई क्यों नहीं? क्या आज कुछ नाराज है क्या? बिल्लो हंसकर, उनका मन जाने। अमृतराया, जरा जाकर लेवा जाओ। अगर नाराज हो तो चलकर मनाऊं। यह सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठो, या वह आप ही मनाने आते हैं। पूर्णा, बिल्लो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार है। बिल्लो, बीमारी का बहाना करोगी तो वह डॉक्टर को लेने चले जाएंगे। पूर्णा, अच्छा कह दो सो रही है। बिल्लो, तो क्या वह जगाने न आएंगे? पूर्णा, अच्छा बिल्लो तुम ही कोई बहाना कर दो जिससे मुझे जाना न पड़े। बिल्लो, मैं जाकर कह देती हूँ कि वह आपको बुलाती हैं। पूर्णा को कोई बहाना न मिला। वह उठी और शर्म से सिर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती, लजाती, बल खाती, एक गिलोरीदान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृतराय ने देखा तो अचंभे में आ गए। आंखें चौंधिया गईं। 1 मिनट तक तो वह इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़के खिलौने को देखे। इसके बाद मुस्कराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा लजाती हुई, आप कुशल से थे? अमृतराय तिरछी निगाहों से देखकर, अब तक तो कुशल से था मगर अब खैरियत नहीं नजर आती। पूर्णा समझ गई। अमृतराय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वह बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, अपने किए का क्या इलाज? अमृतराय, क्या किसी को अपनी जान से बैर है? पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाई, कुछ काल तक और ऐसी ही रस भरी बातें होती रहीं। पूर्णा को इस बात की सुधि भी न थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त न पंडाइन का डर था, न पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृतराय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है? अमृतराय, नहीं पूर्णा, मुझे इधर उनकी कुछ खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूँ कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। पूर्णा, बाबू दाननाथ तो आपके मित्र है। अमृतराय, मित्र भी है और प्रेमा के योग्य भी हैं। पूर्णा, यह तो मैं न मानूंगी। उनका जोड़ है तो आप ही से है। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। अमृतराय, हाँ कुछ बातचीत हो रही थी। पूर्णा, कब तक होने की आशा है? अमृतराय, देखिए अब कब भाग्य जागता है। मैं तो बहुत जल्दी मचा रहा हूँ। पूर्णा, तो क्या उधर ही से खिंचाव है? आश्चर्य की बात है। अमृतराय, नहीं पूर्णा, मैं जरा भाग्यहीन हूँ। अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा मुस्कुराकर, मुझे अवश्य नवता दीजिएगा। अमृतराय, तुम्हारे ही हाथों में तो सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो मेरे सिर सेहरा बहुत जल्द बंध जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृतराय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वह न समझी। बोली, मेरी तरफ निश्चिंत रहिए। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा उठा न रखूंगी। अमृतराय, इन बातों को याद रखना। पूर्णा, ऐसा न हो भूल जाओ तो मेरे सब अरमान मिट्टी में मिल जाएं। यह कहकर बाबू अमृतराय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही थी कि जरा देर और बैठिए। मगर अमृतराय को कोई जरूरी काम था। धीरे से उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहाँ से जाऊं मगर आज कुछ काम ही ऐसा आ पड़ा। यह कहा और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई।